एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्रयागराज के कई मेधाओं ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में एक बार फिर सफलता का परचम लहराया है, जिसमें छत्रपति साहू जी पॉलिटेक्निक अंबेडकर नगर के छात्र अंकित दुबे ने सफलता अर्जित किया। रहने वाले मैनपुरी के हैं, अपने परिजनों का नाम गौरवान्वित किया है। निसंदेह एक्सीलेंट विजन इनको और इनके परिवार को बधाई देता है। अपनी सर्वप्रथम इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा और अपने जो फ्रेंड सर्कल भी था उनको भी देना चाहूँगा। खासकर उनमें फ्रेंड्स हैं मेरे शिवम शर्मा, पवन अग्ररी, जीशान मंजर एंड श्रद्धा गुप्ता। कहीं ना कहीं अगर अच्छे दोस्त हों तो मंजिलें मिलना आसान हो जाती है। जिस तरीके से दुबे जी का कहना है कि हमारी सफलता में हमारे परिजनों के साथ साथ गुरुजनों के साथ साथ हमारे दोस्तों का भी काफी अहम योगदान था। तो किस तरीके से आपके दोस्त आपकी सफलता में योगदान अदा किए हैं? हम लोग सर ग्रुप बना के सर स्टडी करते हैं सर। तो उसमें ये होता है कि कोई चीज़ नहीं आ रही है, जैसे उन सब में सर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो वो हैंडल करते रहते हैं वो सारी चीज़ें। जैसे मुझे नहीं आता तो बताते रहते हैं। तो इस वजह से सर मुझे लगता है ऐसे ही उन्होंने मेरी हेल्प करी है। जी सर। रहने वाले मैनपुरी के हैं, प्रयागराज के सलूरी में रह के तैयारी कर रहे थे और इन्होंने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर करके तैयारी किया है। अभी मैं कई इंटरव्यू ऐसे लेकर देखा हूं कि एक्सीलेंट के कई छात्र एक्सीलेंट विजन में कोचिंग करने के बाद ग्रुप स्टडी करते हैं। कई ऐसे छात्रों ने सफलता लिया है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि अगर कहीं अच्छे दोस्त आपको मिल जाते हैं तो सफलता आसान हो जाती है। ग्रुप स्टडी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। ग्रुप स्टडी में किस तरीके से आप तैयारी करते थे? थोड़ा ग्रुप स्टडी के एडवांटेज के बारे में बताएं। सर, हम लोगों की ग्रुप स्टडी एक्चुअली ये है, जैसे टेस्ट सीरीज भी दिया या क्वेश्चन लगाया सर। तो मोस्टली उसमें क्या होता है, जैसे जो जो फंसता था हम लोगों का, तो उसमें हम लोग शेयर कर देते थे। तो जिसको जो आ रहा होता तो वो बताता था सर। तो इस प्रकार से करते थे और डेली लगभग ये टास्क रखते थे। हम लोगों की जब भी बात होती है सर, तो जो है इसी मैटर पे ही बात हुआ करती थी और लगभग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक इन सब टॉपिक पे डिस्कशन तो होता रहता ग्रुप है सर। स्टडी के लिए आप फोन पे ग्रुप स्टडी करते थे या कोई जिस पार्टिकुलर जगह ना 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 सर, फोन पे ही कर लिया करते थे, फोन क्योंकि पर्टिकुलर जगह कहीं जाना, लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस करके? हाँ सर, वैसे कॉन्फ्रेंस से? जी सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। हाँ, ये भी काफी अच्छा तरीका है। कॉन्फ्रेंस से ये लोग कनेक्ट होते थे और उसके बाद एक टास्क होती थी कि आज बेसिक इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क को क्या करना है, समराइज करना है, या हो सकता है नॉन टेक का कोई टॉपिक समराइज करना हो, कुछ जी इसी सर, जी तरीके से। सर, जी सर। कितना घंटे ग्रुप डिस्कशन चलता था आप लोगों का? अब सर पहले तो अपनी सेल्फ स्टडी चलती थी, लेकिन ये है कि डेली लगभग 1 से डेढ़ घंटे तो हमको लग रहा है सर हो ही जाता था। और मतलब अलग-अलग भी चलता था, तो 2-3 घंटे सर ऐसे चले जाते थे। तो ऐसे करके होता रहता था सर। ये बड़े खुशी की बात है, बताना चाहेंगे एक्सीलेंट विजन के ही छात्र अभिषेक अग्रहरी ने भी सफलता हासिल की है, जो कि इन्हीं के पॉलिटेक्निक जहां से इन्होंने डिप्लोमा किया है, छत्रपति साहू जी राजकीय पॉलिटेक्निक अंबेडकर नगर से, वहीं से अभिषेक अग्रहरी ने भी सफलता हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर नगर से 2 सफलताएं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन में मिली हैं अब तक की जानकारी, और दोनों छात्र एक्सीलेंट विजन परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं आगे जानना चाहूंगा कि आखिर में आप इसके अलावा कोई और भी परीक्षा आपने दिया था? हाँ सर, 2022 में मेरा सर HPCL भी निकला था। बट उसमें सर क्या हुआ कि किसी कारण मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो सर इस वजह से मैं जो है उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बाकी मेरा स्कोर तो हाईएस्ट था, मतलब अच्छा था सर, मतलब हाईएस्ट स्कोरर में था मैं। और लगभग 14th रैंक थी मेरी उसमें, क्योंकि कुछ लोग एब्सेंट थे तो इस वजह से 14th रैंक बन गई थी। बट क्या है सर, एक्सपीरियंस ना होने के कारण उसमें नहीं हो पाया था आपकी मेरा। 14th रैंक थी, मतलब एक प्रकार से आप टॉप रैंक कर रहे हैं। अच्छा, अब 17 टॉपर्स। 17 वैकेंसी थी अच्छा, एक्चुअली 17 सर। वैकेंसी थी। तो सर उसमें बुलाया गया था इतने लोगों को। तो नेशनल एग्जाम था? जी सर। तो ऑल नेशनल एग्जाम को आप बीट कर रहे हैं नेशनल लेवल के लिए। सोचिए, नेशनल लेवल में 17, मतलब 17 पोस्ट थी, 17 पोस्ट थी, और उसके लिए इन्होंने फॉर्म डाला। ये अपने में एक बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है। और उसमें सिलेक्ट होते हैं, 14th रैंक आती है। किसी वजह से इनका सिलेक्शन अंतिम नहीं हो पाता है।
लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, इतनी कम सीटें होते हुए आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप रहता था आपको कि आप फॉर्म डाल लेते थे? सर सिर्फ यही मेरी सक्सेस के पीछे अगर कुछ बात है तो वो कॉन्फिडेंस है सर। मैं कभी भी अपने फेलियर से निराश नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे होप रहती थी कि मैं कर लूँगा, और सर स्टार्टिंग से ही ये रहा है कि मेरा कट ऑफ से सर वही 2-4 नंबर का रहा है सर, तो इसलिए कॉन्फिडेंस तो बना रहता था। अच्छा। एक पेपर था यूपी पीसीएल जिसमें मेरा नहीं हो पाया सर, सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि मैं उसमें हार्ड सेफ्टी में पड़ गया और सर मुझे लग रहा था कि मुझे ही नहीं आ रहा, सबको आ रहा होगा। उसमें इतना स्किप कर रहा था क्वेश्चन, तो जो आते हुए क्वेश्चन थे वो भी मैंने कुछ गलत किए थे सर। डिप्लोमा कब किया था आपने? सर मैं 2020 का पास आउट हूँ अच्छा, सर। 2020 जी सर। डिप्लोमा। आपने 2020। जी सर। देखिए, छत्रपति साहू जी राजकीय पॉलिटेक्निक अंबेडकर नगर से 2020 में इन्होंने डिप्लोमा किया। ज्यादा समय नहीं रहा, 3 साल के अंदर इन्होंने सफलता अर्जित कर लिया। इसके पहले एचपीसीएल में इनका चयन हुआ, लेकिन अंतिम पायदान पे नहीं पहुंच पाए। तो आखिर में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, क्या रणनीति थी आपको, किस तरीके से, जैसे एक्सीलेंट में जब आप कोचिंग किए, एक्सीलेंट में कोचिंग किए, जी सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कोचिंग के अलावा रूम पे आप अध्ययन करते थे, किस तरीके से अध्ययन किए करते थे? सर रूम पे एक्चुअली मैं नोट्स ही रिवाइज करता था, और मैं सच बताऊं तो विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास सारी इलेक्ट्रिकल की बुक्स हैं, लेकिन मैं आज तक, मुझे अफसोस है कि मैं उनका 30% भी नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाया हूं सर। और एक्चुअली इन सब एग्ज़ाम का ये जो एग्ज़ाम निकला है इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं था, प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही वो करना था सर। और नॉन टेक भी इसमें अच्छा आ गया था, टेक्निकल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था, वो नोट्स से ही था सर। और मैं नोट्स रिवाइज़ करने में ही ज़्यादा बिलीव करता था। बाकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैंने नहीं कर पाई है सर अभी तक। बुक्स मेरे पास सारी रखी हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाया। वही नोट्स मैंने रिवीज़न जब भी होता है तो शॉर्ट नोट भी बनाया है मैंने। शॉर्ट नोट बना के उसी से लास्ट टाइम में मैं बहुत क्विक रिवीज़न करना स्टार्ट करता था ताकि हो जाए। अगर फुल नोट्स का भी टाइम रहता था तो उससे भी करता था, बट नोट्स को पहले प्रेफ़र करता था, अदर थिंग्स को बाद में सर। थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। सर मेरे पिताजी जो हैं किसान हैं सर, और हम लोग 5-6 भाई-बहन हैं सर, उस जिसमें से मैं सबसे बड़ा हूँ। मैनपुरी जिले के किस कस्बे के आप रहने वाले हैं, किस सर जगह, मुख्यालय से कितना दूर आपका घर पड़ता है? सर मैनपुरी से मेरा 30 किलोमीटर दूर घर है, और जसराजपुर नाम है गाँव का सर। भोगांव तहसील के अंदर आता है ये सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी सर। उस गांव के आप पहले जेई हैं या वहां पे कोई और जेई बन चुका है? सर मैं पहला ही जेई हूँ, और ऑब्वियसली ये है कि न्यू जनरेशन में सर मेरी सेकंड गवर्नमेंट जॉब है। मुझसे पहले एक और लड़का है जो सर डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, बट वो पुलिस में हो गया है, उसने जेई की जो है प्रिपरेशन नहीं करी। उसके बाद सेकंड हूँ मैं सर। कहीं ना कहीं अपने ग्राम सभा में, अपने कस्बे में एक इंजीनियर के रूप में पहली बार ये चयनित हुए हैं, और पहली बार इंजीनियर के रूप में वहां को दीप को प्रज्वलित किया है। कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में एक क्रांति आएगी, लोग देखकर इंजीनियर बनना चाहेंगे, और एक प्रेरणादायी इनकी कहानी बनेगी। मैं बुलाना चाहूंगा कि मुकेश सर आए और थोड़ा सा इस बच्चे की सफलता की कहानी को और करीबी से जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से टेक्निकल सब्जेक्ट पर इसने ध्यान रखा। कुछ टेक्निकल क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि मुकेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीकी सर, काफ़ी अच्छा आपने क्वेश्चन पूछे। अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? टेक्निकल क्वेश्चन इन द सेंस कि टेक्निकल में आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, ठीक है? आपका जी सर। स्ट्रेटेजी क्या था, क्या आपने टेस्ट सीरीज दिया कि नहीं दिया, ये सारे क्वेश्चन जो बच्चे हम लोगों से पूछते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन मेरा नहीं है, बच्चों का क्वेश्चन है, जी सर। तो एकदम कंफर्टेबल हो करके आप चीज़ों के बारे में बताइएगा। जी सर। आपने जब प्रिपरेशन किया तो क्या कोचिंग करना चाहिए, पहला क्वेश्चन। सर मुझे लगता है कि हम लोग ट्रूली बताऊं तो हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पढ़ के आते हैं, तो वहाँ पे फैकल्टी की बहुत डेफिशिएंसी रहती है। बिल्कुल तो सर मुझे लगता है तैयारी करना ज़रूरी है, थोड़ा करना चाहिए। बिल्कुल और अदरवाइज आप वैसे भी बिना पढ़ के भी कर सकते हैं, बट आज का जो कंपटीशन का दौर है इसमें थोड़ा सा टाइम टाइम टेकिंग है अगर आप बिना तैयारी के करेंगे। क्योंकि कोचिंग क्या है ना, लिमिटेड एक सिलेबस डिज़ाइन कर देती है, तो वहाँ से आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ना रहता है। नहीं तो अगर हम खुद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सर उसमें सारा दे रखा होता है, हम नहीं एलिमिनेट कर पाते हैं कि क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पे बस कोचिंग ये एकदम डायरेक्शन दे देता है कि आपको किस वे में पढ़ना है। तो बिल्कुल, यदि आप लोग स्टूडेंट हो डिप्लोमा के, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट
मतलब स्टार्टिंग में बहुत लोग को आइडिया नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ाई करना है, प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो यदि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, बाकी सर। मेहनत तो आपको ही करना रहता जी है, सर। लेकिन गाइडेंस आपको प्रॉपर वे में मिल जाता है, एक डायरेक्शन आपको मिल जाता है। तो कहीं न कहीं कोचिंग जो होता है वो आपका जो ड्यूरेशन जो होता है आपके प्रिपरेशन से सिलेक्शन तक का उसको कम कर देता जी सर, है जी ना? सर। तो कहीं न कहीं कोचिंग आपके लिए हेल्पफुल रहा। बहुत सर ठीक है। हेल्पफुल रहा। आप नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे? कोचिंग का नोट्स फॉलो करते थे या इसके अलावा और कोई बुक्स वगैरह पढ़ते थे आप? सर यहाँ पे टीचर जो करा देते हैं वही मुझे लगता है कि देखिए सर, एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन जो है ऐसा बनता है जो सारे लोग कर लें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और वो जो है नोट्स के अंदर से ही मुझे लगता है आ जाता है, और मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो नोट्स ही पढ़ के जा रहा हूँ, इधर-उधर मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। तो यहाँ पे यादव सर हैं, पावर सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम हम लोग गाँव से मतलब रिलेटेड हैं तो उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। अभय सर हैं, वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम बहुत बढ़िया क्लियर कर देते हैं। उसके बाद में सर गुप्ता सर हैं, वो भी पढ़ाते हैं। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो जब हुआ है कि हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वालों का इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कमज़ोर होता है और हम लोग क्वेश्चन देख के भाग जाते हैं। तो लेकिन अतुल सर ने उसको इतने कन्विंस्ड वे में करा दिया है कि हम अब जो है वो उसमें मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं क्या, और मेरे साथ में जितने लोग हैं मैं जान रहा हूँ कि वो भी फ्रिक्वेंट हो गए हैं। अभी मेंस की टेस्ट सीरीज भी देता हूँ सर, अभी दिया भी था। तो उसमें सर पूरा टेस्ट सीरीज में थ्योरी ना देके जैसे एक्सपेक्टेड होता है कि बीजेटी या फिर डायोड वायोड डिफाइन करने के लिए आएगा, लेकिन नहीं, उन्होंने मॉसफेट या इसके ओपेम्प के बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए, तो वो मैंने कर पाया। तो ये सिंपल किया है अतुल सर ने काफ़ी। बाकी अभय सर ने कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया है हम लोगों को, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया है, मेजरमेंट पढ़ाया है। तो वो काफ़ी अच्छा, मतलब उनका तो बहुत अच्छा रहा काफ़ी है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, सिलेबस कंप्लीट किए हैं। टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होता है? आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए टेस्ट सीरीज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत इम्पोर्टेंट रहता है सर, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ये है कि आपकी टाइमिंग भी मैनेज करती है, और बुक्स में क्या होता है कि टेस्ट सीरीज़ ये होता है कि अपडेटेड रहती है। तो बुक्स में क्या होता है, ओल्ड मॉडल के क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, और हमने सपोज दैट हम आए 2020 में तो हमने तब बुक परचेज़ की, लेकिन आज का सिनेरियो ये है कि उसमें चेंज हो जा रहे हैं क्वेश्चन। तो टेस्ट सीरीज़ थोड़ा अपडेटेड रहती है, और जिसमें टेक्स्ट बुक आता है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहता है। तो मैं अफोर्डेबल है, तो उसको जो है लेके मैंने उसी से तैयारी करी है। बाकी मेरे पास बुक्स सारी रखी हैं, लेकिन मैं बुक्स नहीं लगा पाया हूँ। 10% से भी ज़्यादा मतलब कम ही मैंने बुक्स को जो है ऑब्जेक्टिव किया। बाकी बुक्स में जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं वही लगभग टेस्ट सीरीज पे मिल जाते हैं। तो हाँ, मुझे लेकिन लगता है कहीं न कहीं जब हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, नए-नए क्वेश्चन का जो पूछने का जो स्टाइल है, वो जी सारी सर। चीज़ें हमको पैटर्न के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो कहीं न कहीं हमारे प्रिपरेशन को बूस्ट करता है टेस्ट जी सीरीज, सर। जो हम गलतियाँ करते हैं उसको बता देता जी है सर। टेस्ट जी सीरीज, सर। और हमारा रैंक क्या है वो जी भी सर। जी सर। कहीं जी न सर। कहीं इंडिया लेवल पे हम कहाँ पे, हमारा रैंक जो है, हम कहाँ पे बिलॉन्ग कर रहे हैं, हमारा रैंक कहाँ पे वेरी कर रहा है, वो सारी चीज़ें बता जी देता है। सर। तो कहीं न कहीं टेस्ट सीरीज का भी फ़ायदा होता है, और जी बच्चों सर। को टेस्ट सीरीज देना चाहिए, है ना? खास करके जो हाँ। एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो मतलब उनके लिए टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। जैसे सर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो एसएससी के ऑलमोस्ट 50% लगभग मैंने दिया था, लेकिन फुल लेंथ पेपर मैंने मॉक टेस्ट रहता वो ऑलमोस्ट दिया था। तो जो टाइमिंग मैंने यहाँ पे बिठाई थी सर, तो वही लगभग लगभग टाइमिंग मेरी वहाँ पे भी बैठ गई, जिस वजह से मैं बहुत अच्छा स्कोर कर कुल पाया मिला हूँ। के एक हैबिट डेवलप हो गया कि जी हमको सर। कैसे इतने जी कम सर। समय में इतने सारे क्वेश्चंस को जी सर। हैंडल करना जी सर। है ना? आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो कोई पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, या तो फिर कई लोग करते हैं ना कि मुझे यूपी पीसीएल को जी फोकस सर, करके ही अब पढ़ना है? यहाँ पे आने से पहले लिटरली मैं बताऊँ तो मैं सेकेंड ईयर तक तो जानता नहीं था कि जेई बन सकते हैं डिप्लोमा करने के बाद। मैं आया था लोको पायलट बनने के लिए, कि मुझे ये पता था कि लोको पायलट बन जाते हैं डिप्लोमा करने के बाद। जब यहाँ आए तो मुझे पता लगा कि जेई भी बन सकते हैं। तो फिर जेई में ऑब्वियसली यूपी पीसीएल सबका ड्रीम रहता है, मेरा भी ड्रीम है, अभी तक मैं उससे यदि आप दूर हूँ। यूपी से हो और डिप्लोमा किए हो तो जी उससे सर। बेस्ट जॉब पूछनी है अभी फिलहाल, है ना? तो मेरा अभी यूपी पीसीएल अभी ड्रीम मेरा बाकी है, तो मैं उसी को टारगेट करके किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया उसमें। लेकिन अभी अभी मौका है, जी, अभी अभी मौका मैं गया नहीं है, आगे अभी है। अभी अपनी प्रिपरेशन अभी आगे जस्ट अभी रखूँगा। आपको एग्जाम निकलना स्टार्ट हुआ है, और होप फ्यूचर में आप बहुत सारे आप एग्जाम्स निकालेंगे भी, क्योंकि आपका जो ड्रीम है उसको तो अचीव करना ही है ना? जी सर, अल्टीमेटली करना है, और अभी मेंस भी है तो वो भी देना है सर। बट मेंस मेरा पहली बार है, एसएससी भी पहली बार ही था सर।
तो मेंस भी पहली बार है, तो उसके लिए भी अभी मैं कर रहा हूँ प्रिपरेशन। ओके ओके बेस्ट ओके मैं दूंगा अपना जो कुछ हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा? आपने पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से जिया हुआ है ना? बहुत एक-एक क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक-एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न किया है। तो फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा? मैं जानना चाहूँगा, बच्चों का थोड़ा रहता है ना? फेवरेट सब्जेक्ट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, आपको हुँ, सबको लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल। बट फिर भी कहेंगे तो फिर पावर सिस्टम एक्चुअली उसमें चीज़ें दिखती भी हैं थोड़ा, तो कैसे ऑपरेट हो रही तो दिमाग में चलती तो वो ऑब्वियसली अच्छा लगता है थोड़ा। ओके, ओके, ओके। बाकी मेरा टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, हुँ। लेकिन ये है कि हाँ, जितना नोट्स कराया गया है उस वो मैंने प्रिपेयर कर रखा है अच्छे से। तो और मुझे ये भी ध्यान रहता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, तो मुझे लगता है कि वो सारी इतना रिकॉल कर लेना चाहिए कि आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये मैंने कर रखा है ऐसा। बच्चे कोर करते रहते हैं, मशीन पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? आ, वो तो होना ही चाहिए, अब इलेक्ट्रिकल ब्रांच है हमारी तो हमको कोर तो आना ही चाहिए। बट आज का सिनेरियो ये है कि एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आ गया है, तो मुझे मुझे लगता है उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। अब जैसे उसमें अब रोल ये नॉन टेक का बहुत ज़्यादा हो गया। अब जैसे मैं हूँ, मेरा नॉन टेक बहुत ज़्यादा वीक है। मेरा दोस्त है शिवम, उसका भी नॉन टेक बहुत ज़्यादा ही वीक है, लेकिन उसका टेक्निकल मेरे समय में सर उससे तेज़ मुझे नहीं लगता किसी का टेक्निकल है था। अभी भी बहुत तेज़ है। वो नॉन टेक की वजह से थोड़ा दिक्कत होती, तो मुझे लगता है उस पे भी फोकस करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने इंटरनेट पे काफ़ी यूट्यूब पे चीज़ें आती हैं काफ़ी, तो मैं उनको देखता था। गौरव सर की क्लास मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया डेली, करंट अफेयर्स की। तो 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 कहीं न कहीं हमारा जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो कोर सब्जेक्ट्स को ही लेकर के नहीं होना चाहिए। हमको जितने भी सिलेबस में मेंशन हैं, जो भी सब्जेक्ट्स वहाँ पे हमारे टेक्निकल है, इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सब पे हमको इक्वली फोकस करना चाहिए, है ना? जी सर, जी सर। और एक्चुअली कम से कम 65 से और आप 35 तो रखिए ही रेशियो। 35% नॉन टेक को समय दीजिए। स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उस समय कर सकते हैं। अदरवाइज आप जब एग्ज़ाम के करीब आके करेंगे तो नहीं हो पाता है। फिर उस एक समय एक एक ही एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है बच्चों का। वो जी। क्वेश्चन ये है कि बच्चे जैसे एसएससी, जेईई देते हैं, आरआरबी देते हैं, तो ना उन लोग करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते नहीं है एक्चुअली, साल भर तो पढ़ते नहीं है। उसके बाद जब समय 1 हफ्ता बचता है तो उन लोग करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और बच्चों को क्या ऐसा करना चाहिए? अब मेरी मेमोरी सर इतनी तेज़ नहीं कि मैं 1 हफ्ते में प्रिपेयर कर लूँ, तो मैं पहले से ही मैंने भी ये सेम गलती की है। एक्चुअली उस समय समय मिल नहीं पाया और मुझे लगता था, कॉन्फिडेंस रहता था मैं टेक्निकल से निकाल लूँगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। बट फिर पिछली 1 साल से मैं जो है करंट अफेयर्स को पूरा 1 साल का मैंने कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना कंटिन्यूअस मैंने चाहिए, पढ़ा यही है। सही है ना? और 1 महीने आप पढ़ेंगे, जैसे ऑनलाइन आता है, गौरव सर का आता है, तो वो रिवाइज़ कराते रहते हैं। 1 महीने आप नोट्स बनाएँगे, फिर उसके बाद में आपको रिपीट होने लग जाएँगे और सबकॉन्शियस माइंड में आपके एकदम सेटअप हो जाएगी वो चीज़। तो अगर आपको फिर आपको देख के, और मैं देख के भी नहीं जाता था सर, क्योंकि इतना समय नहीं रहता लास्ट में जब एग्ज़ाम करने जाएँ, तब उस समय टेक्निकल ही देखता था, नॉन टेक नहीं देखता था। तो वो जो है इतना रिपीटेडली सेटअप हो जाता था माइंड में कि मुझे देखने की ज़रूरत देखने नहीं की पड़ी। ज़रूरत नहीं है। तो कंटिन्यूअसली एक स्टूडेंट को पूरे साल भर मेहनत करना चाहिए। जब तक आपका सिलेक्शन लेटर या जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता, तब तक आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम्स को देते थे, तो जो आपको सीट मिलता था, रिस्पॉन्स सीट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका एनालिसिस आप कैसे करते थे? सर सही बोलें तो ये मेरी काफ़ी कमियां रही हैं। मुझे एक्चुअली मैं जो है नहीं एनालिसिस ज़्यादा कर पाया हूँ, मैं नहीं देखता हूँ एक्चुअली। मुझे अपनी शिफ्ट के तो क्वेश्चन याद हो जाते थे, दूसरी शिफ्ट का एक्चुअली इसलिए मैं नहीं देखता था क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज़ देनी रहती, तो उस पे पेपर आ जाता है सर। अगर मैं देख लूँगा तो मैं फिर मुझे वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे, तो फिर मैं नहीं देख पाऊँगा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कई लोग करता क्या था। बोलते हैं ना, बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर जब हम अपना रिस्पॉन्स शीट को देखते हैं तो हम सर डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए हम नहीं देखते, ऐसे बोलते हैं बहुत से बच्चे। तो एक्चुअली में एक स्टूडेंट को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? जैसे आप कोई पेपर दे के आ रहे हो और रिस्पॉन्स शीट आप देखते हो, क्या आपने सही किया, क्या गलत किया, उसको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? नहीं, वो तो बिल्कुल जानना चाहिए कि हम उस समय जब ये क्वेश्चन था मेरे सामने, तो मैं क्या सोच के इसको गलत कर दिया, जबकि मुझे होना चाहिए। और 2-4 क्वेश्चन आते हुए सबको गलत होते हैं। आप एक्यूरेसी मेरी एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा नहीं बैठ पाई है। अब इसमें एक्यूरेसी समझ लिए कितना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कितना भी आप होंगे तो 90% मैक्सिमम होती है, उससे बेटर आप एक्यूरेसी नहीं कर पाएँगे। जैसे मेरा इस एग्ज़ाम में 19 क्वेश्चन गलत हुआ है सर। तो
कुछ ऑब्जेक्शन में गए हैं तो उनको अगर हटा दें तो 16 क्वेश्चन मान सकते हैं आप। लेकिन ये है कि पिछले 2-3 एग्ज़ाम से मेरा यही जा रहा है कि अंडर 20 सर मेरा गलत हो रहा है जितना मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और इसीलिए सर जो है उसके अब क्लोज पहुंच जाता हूँ, कट ऑफ के क्लोज तो हर बार पहुंच रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था। आपने आपने अपने एक्यूरेसी को और इम्प्रूव करने के लिए कैसे किया, कैसे इम्प्रूव किया आप अपने एक्यूरेसी? अब वही सर लगातार टेस्ट सीरीज दी और बाकी चीज़ें रिकॉल करता रहा बार बार, और एक्चुअली जी सर थ्यो देखिए ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वैसा नहीं आता है जैसा इस बार एसएससी ने काफ़ी न्यूमेरिकल पूछ लिया था, मैंने तो कर रखी थी थोड़ी प्रैक्टिस वही टेस्ट सीरीज से, तो मुझे जो है हो गया। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है इसमें वो नहीं करने रहते हैं कि आप नोट से पढ़े रहेंगे बार बार रिकॉल करे रहेंगे तो आप जो है वो चीज़ें दिमाग में बैठ बैठ जाएंगी। जाती है। एक एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँ मैं, बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि पहले से हमको कट ऑफ सेट कर लेना चाहिए दिमाग में एग्जाम देने से पहले? ऐसा सब सोचते हैं, मैं भी सोचता था लेकिन वो फिर पेपर पे डिपेंड करता है सर। जैसे इसकी भी मैं कट ऑफ सेटअप करके गया था लेकिन उससे तो कट ऑफ थोड़ी नीचे ही बैठ गई है। तो हम लोग जो सेटअप जैसे कि करते इस हैं बार का एसएससी जेई का कट ऑफ देख लीजिए। हाँ सर, उस हिसाब से तो मैं भी क्वालिफाई नहीं कर रहा था हाँ, सर। यदि मेरा हम जो अपने है माइंड में लेके चले जाते कि हमारा 160 नहीं सही हो रहा है तो और बाकी क्वेश्चंस को हम ऐसे ही रैंडम लगा देते तो यहाँ तक कि हमारा मार्क्स 110 120 भी नहीं आता और हम क्वालिफाई भी नहीं कर सकते। तो कट ऑफ ना एग्जाम को देख करके हमको डिसाइड करना चाहिए। जब हम एग्जाम देना स्टार्ट करते हैं तो कट ऑफ वहीं पे हमको लगभग पता चल जाता है कि इस बार कम रहने वाला है, कम या ज़्यादा, ये हमको पता चल जाता है। तो एक बच्चों को पहले से कट ऑफ ना डिसाइड नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत सोच लो ठीक है, लेकिन आपको वो रियल चीज़ पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठते हो। तो पहले से आप उसको डिफाइन या प्री डिसाइड करके मत जाए करो, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स में हमने बात किया जो आप लोग हमको डायरेक्टली क्लासरूम में क्वेश्चन करते हो, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे ले लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जो सारे क्वेश्चन का जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया और स्टूडेंट के फेवर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब चीज़ आपने बहुत अच्छा से यहाँ पे बताया। मैं और लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कंटेंट जो है मुझे लगता है इनफ इनफ दिया जाता है, बाकी थोड़ा बहुत तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि डिप्लोमा में आप 6 सेमेस्टर पढ़ के आते हैं और यहाँ पे वो सिलेबस आपको 8 से 10 महीने में कंप्लीट कराया जाता है, तो सारी चीज़ें कराना पॉसिबल नहीं होता, कुछ चीज़ें आपको खुद से पढ़नी पड़ती हैं। तो वो मुझे लगता है वो ही आपको थोड़ा जो है आगे कर देता है, तो वो पढ़ते रहना चाहिए। बाकी टीचर पे भरोसा करना चाहिए। टीचर को जो है मतलब यहाँ पे जो भी जितने भी टीचर हैं काफ़ी फ्रेंडली भी हैं। थोड़ा समय मतलब कि बहुत ज़्यादा वो रहता बिल्कुल है उनके बिल्कुल पास। हेल्प करते हैं ना टीचर। जैसे आपको एक्स्ट्रा डाउट आ गया मुझे क्लासरूम तो में, आप पूछ नहीं पाए तो क्या आप रात में मैसेज कर रहे हो तो क्या टीचर आपको हेल्प करते अब थे? मेरे साथ तो सर सब मुझे तो जानते भी हैं सर, तो मुझे तो की है हेल्प। अब कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता लेकिन तभी भी मिलके आप सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो तो बाकी आप मोटिवेट रहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है मेरे साथ। मुझे लगता है कि अगर मेरा नहीं होता होता था तो मैं बस यही सोचता हूँ कि नहीं मेरा होगा तो ज़रूर, बस ये रखता था क्योंकि कट ऑफ से बहुत आप जब करीब जाने लग जाएंगे तो आपको सेल्फ जो है मोटिवेशन बने रहना चाहिए। बाकी मेरे दोस्तों का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है उन्हीं की वजह से, और मेरे माता पिता मैं बहुत कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी एज अभी तक उन्होंने पाला पोसा है, बड़ा किया है, तो बहुत सपोर्ट रहा है उनका। तो उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। ओके, तो पूरा बातें हम लोगों ने कर लिया। बहुत अच्छे अच्छे बातें आप लोगों को बताया गया। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहे होंगे मन में, वो सारी चीज़ें क्लियर भी हो गया होगा आज। तो सभी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं और यहाँ पे आकर के पहले एक आध साल मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, खाना बनाते हैं, रहते हैं एक ही रूम में, 2 लोग 3 लोग रहते हैं। लेकिन उनका जो एम होता है वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, जो सपने लेके आए रहते हैं उसी के लिए जीते हैं, चाहे कितनों भी मेहनत करना पड़ जाए। और आज वो दिन आ गया है, फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया है यूपी एमआरसी में। उसके लिए पूरे एक्सीलेंट विजन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती थैंक यू है। सर, थैंक यू ठीक है, सर। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं। इसी तरीके से इंटरव्यू हम करते रहेंगे बच्चों का, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन तो बहुत लोग का हुआ है, हम धीरे धीरे आप लोगों को वीडियो देते जाएंगे और आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलते जाएगी कि आप ही लोगों में से, आप ही के क्लास में से बच्चे जो है अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम को निकालते हैं और आज यहाँ पे आकर के इंटरव्यू देते हैं। नेक्स्ट आप भी हो सकते हो, तो आप भी कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए। ठीक है, और आपका जो कमी है आप उसी को अपना ताकत बनाइए। ठीक है, डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा और आप भी एक दिन आकर के यहाँ पे इंटरव्यू देंगे।
तो आज का वीडियो फिर यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।